जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र के पार्ट 3 को समझते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था भोजन को काइम तक बना चुके हुए थे, और अब अलग से हम लोग देखेंगे लीवर को समझते हैं, पैनक्रियाज को समझते हैं। क्या लीवर का रोल है भोजन के पाचन में, क्या रोल है पैनक्रियाज का। तब हम लोग आएंगे, फिर उस काइम को आगे बढ़ाएंगे जो कि छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद पूरी तरह से भोजन क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी और हमारे शरीर में क्या होगा, लग जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे अब लीवर के बारे में। तो लीवर टॉपिक दीजिएगा। लीवर को ही यकृत कहते हैं जी, यही कहते हैं। तो लीवर के बारे में आप लोग क्या जान रहे हो, पहले ये बताओ। हाँ, सबसे बड़ी क्या है, इसकी वेट कितनी है। हाँ, एक आप लोग को वेट का पूरा मिला होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देखी थी आप लोग को? नहीं, नोट्स नहीं देखती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग लीवर के बारे में लिखें तो यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो कि 1500 ग्राम वजनीय है। कितने सौ ग्राम का है? 1500, लगभग 1.5 kg। तो बहुत ज़्यादा वेट रखा है। अर्थात इसको देखा जाए लोकेशन तो वक्ष गुहा, वक्ष किसको कहते हैं, जो रिब्स है अपनी छाती की, जो रिब्स है पसलियाँ के पीछे, वक्ष गुहा बोलते हैं, उसी के दाहिने साइड में है। तो लिखेंगे अर्थात वक्ष गुहा के नीचे दाहिने साइड में स्थित है। ये कुछ लोकेशंस हुआ अपने, कह सकते हैं लीवर का, यकृत का। कहाँ पर है? वक्ष गुहा के नीचे दाहिने साइड में, अदर राइट। ऐसे बनाए थे हम लोग फिगर, ऐसे बनाए थे। यहाँ पर पैनक्रियाज ऐसे था। तो आप ऐसे खड़ा हो जाते हैं तो ये राइट साइड ही दिख रहा होगा, रिब्स के जो है नीचे और पीछे, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगली पॉइंट देखा जाए तो इसमें 2 लोब्स होते हैं। इसमें 2 लोब्स है। देखो ये लोब्स का मतलब ये जो 2 किनारा है, 1 और 2, तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 लोब्स होते हैं। लिखना होगा एक आध पॉइंट, आप लोग लिख नहीं रहे हो। इसमें दूसरी लाइन हम लोग लिखना चाहें, यकृत में 2 लोब्स उपस्थित होते हैं। यकृत में कितने लोब्स उपस्थित, लोब समझे? वो कॉर्नर जो बताया हमने, 2 लोब्स होते हैं। हाँ, आगे की ओर देखा जाए तो अपनी जो यकृत है वो एक सेल से मिलकर बना है, जिसे आप लोगों को पहले मैं बताया ऑस्टियम सेल। लगभग हमारे शरीर के अंदर 200 प्लस सेल हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक सेल है जिसका नाम है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट सेल। तो अपनी जो यकृत बना हुआ है ये हेपेटोसाइट सेल से मिलकर यकृत का निर्माण हुआ है। यकृत का
हुआ है, जो कि ये भी आपको पता है कि हेपेटोसाइट सेल से मिला है। तो यकृत के अंदर ये पुनर्जनरेशन का यानी खुद से अपने आप को ठीक करने की इसकी क्षमता होती है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, स्वतः निर्मित कोशिकाएं, स्वतः निर्मित, उसको क्लोज कर दीजिएगा, स्वतः निर्मित की क्षमता होती है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्वतः निर्मित की क्षमता होती है। इसमें स्वतः निर्मित की क्षमता होती है। इस लाइन को पहले समझिए तो स्वतः निर्मित क्या होता है समझना। स्वतः निर्मित का मतलब कि मान लीजिए कि हमने अपना लीवर को किसी को 50% भी दे देते हैं, 50% भी डोनेट करते हैं, तो हमारे लीवर के पास एक ऐसी क्षमता है कि 50% में से लगभग 15-20 दिन के बाद फिर से वो एक 100% लीवर बना सकता है। इसलिए मतलब उसके पास खुद का क्या है। दूसरा कि जिसको हमने 50% ऑर्गन्स दिया अपने लीवर को, उसमें भी क्या हो जाएगा, एक 100% लीवर बन सकता है। लेकिन इंसान ऐसा करता है क्या? हाँ, अपना जीव किसको प्यारा नहीं है है कि नहीं है? तो इस तरह से लोग कहते हैं, बायोलॉजिकली फैक्ट है जो सिद्ध हुआ है कि 50% भी आप अपने लीवर को काट देते हो तो स्वतः ही ये अपने आप को क्या कर सकता है, बना सकता है। ऐसे त्वचा में भी है, किसमें है, हमारे स्किन की भी क्षमता वैसी है। देखना कभी कट फट जाए तो अपने से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। वैसे कौन है, लीवर। उसी को बोल रहे हैं स्वतः निर्मित की क्षमता इसके अंदर है। समझ में आ रहा? तो ये 3 पॉइंट पहले लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीवर्स का कई सारा काम है, उस काम को समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटोसाइटिस सेल, हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है। दूसरा 1500 ग्राम का है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, वक्ष गुहा के नीचे दाहिनी ओर स्थित है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। स्वतः निर्मित की क्षमता, हुआ। आप लोग लिखिए अभी बाद में जो आई हैं, इरेज किया जाए, पीछे लिख रही है, लिखे तो थोड़ा तेज लिखा जाए। अगला देखा जाए तो यही लीवर यकृत जो है अपने आरबीसी और इसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, इसी की सहायता से एक जूस का निर्माण कर रहा होगा और उस जूस का नाम बाइल जूस था। तो एक आरबीसी था और हीमोग्लोबिन की मदद से ही लीवर क्या कर रहा है, एक बाइल जूस का निर्माण कर रहा है। और एक विशेष प्रकार का एक थैला है, विशेष प्रकार का एक थैला जो बना के रखा वो, जिसको आप देखें गॉल ब्लेडर, उसी में कहा कि पित्ताशय में उसको जमा करो। अभी हम लोग रोल देखेंगे इसका, क्या क्या रोल है, इसके अंदर क्या क्या बीमारियां आती हैं। कई बार इसके अंदर आप सुने हो पित्त के थैली में ही पथरी हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन कुछ और नहीं, जो लीवर है हमारा, उस लीवर से उसको काट के हटा दिया जाएगा। वो अब इंसान बिना पित्त की थैली से रहेगा, जिंदा रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पित्त की थैली का काम था उसके शरीर में अब नहीं होगा, और उसका काम ही है वसा का पाचन करना। अभी देखेंगे, देखे थे ना बाइल जूस, बताए थे आप लोगों को कि नहीं,
इससे पहले बताया। तो लगभग 60 से 80% जो है वसा का पाचन बाइल जूस करता है। और वसा आप जो ऑयली चीज खाते हो, तो देखना जिसका भी ऑपरेशन हुआ रहेगा उसको मना कर दिया जाएगा, भाई आपका सबसे मेन पार्ट ही नहीं है जो वसा का पाचन करता है। आप यदि फिर से वसा खाते हो तो और भी समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए बोला जाएगा आप वसा को उतना ही खाइए जितना पाचन हो सकता है। तो पाचन करने के लिए वसा का और भी चीज है, पैनक्रियाटिक जूस भी है और एक लाइपेज भी, उसको क्लोज ही कर दीजिए ना। यहां तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। आगे कहानी में बढ़ा जाए। यकृत के बारे में बातें ना करके यहां ध्यान दीजिए। यकृत आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन के मदद से बाइल जूस का निर्माण करता है। तो किसकी मदद से ये बाइल जूस का निर्माण कर रहा है जी? आरबीसी और हीमोग्लोबिन। और ये क्या कह रहा है कि और एक विशेष थैलानुमा थैलानुमा संरचना में जमा या भंडारण किया जाता है या कर देता है, कर दिया जाता है। तो कहानी वही है कि लीवर क्या काम कर रहा है कि भाई जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है, उससे बाइल जूस का निर्माण करो, और जो एक गॉल ब्लेडर है उसी के अंदर इसको क्या करो, स्टोर करो। तो आइए देखते हैं ये कैसे बन रहा है भाई। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, या और आपको यह भी पता है कि आरबीसी का डेथ भी होता है। कितने दिन में होता है ये बताएं? तो भाई जब इसका डेथ होगा तो कहाँ होगा, कितने दिन के बाद होगा? तो जो आरबीसी का मृत्यु होती है, वही मृत्यु के दौरान जब आरबीसी मर रहा था, कौन मर रहा था? तो आरबीसी के साथ कौन है आपको पता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, मरेगा नहीं, वो सेपरेट हो जाएगा, अलग उससे हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट, अलग। और अलग कौन हो रहा है भाई, अलग कौन हो रहा है? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन को अब कौन बुला रहा है? लिवर सेल। लिवर, क्योंकि लिवर बुला रहा है इसका मतलब लिवर के अंदर कौन बैठा है, उसका सेल ही तो बैठा है। तो लिवर सेल बुलाया। और कौन है लिवर सेल बताओ? हेपेटोसाइट्स सेल। हेपेटोसाइट सेल है, ये बुलाया। अरे हेपेटोसाइट सेल बुलाया। अब ये बुलाने के बाद क्या कर रहा है, इसी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? बिलीरुबिन पिगमेंट। अच्छा बताओ, जो हीमोग्लोबिन कौन से रंग का है? लाल रंग का है। लीवर, उसको लीवर यानी हेपेटोसाइट सेल जो है, इसको दो तरह के पिगमेंट में बांट दे रहा है, यानी दो तरह के पिगमेंट में इसको परिवर्तन कर दे रहा है। एक बिलीरुबिन पिगमेंट हुआ और दूसरा
बिलीवर्डाइन, बिलीवर्डाइन, बिलीवर्डाइन पिगमेंट। पिगमेंट कुछ और नहीं होता है, इसको रंजक बोलते हैं, कलर, कलर करके। तो ये एक येलो कलर में हो जाएगा और ये नीचे, तो आप देख पा रहे हो इसका रंग कैसा था, बट लिवर सेल के पास गया और इसके अंदर जो काम कर रहा है हेपेटोसाइट सेल, उसको दो तरह की चीज़ों में बदल रहा है, बिलीरुबिन पिगमेंट और बिलीवर्डाइन पिगमेंट में, जो कि एक येलो कलर और ग्रीन। और यही जाके जब मिलता है तो क्या बनता है, और यही बाइल जूस कहाँ स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। तो आप इसको पहले बनाएं, इसकी आगे की कहानी फिर से देखा जाएगा। जैसे जैसे बनाया गया है वैसे साफ सुथरा बनाइए। आप घर पे ही बना ली, नोट्स भेजा गया तो। बारिश हो रहा था या बंद हो गया? घर पे, घर से आधा घंटा पहले निकल जाते होंगे आप लोग, नहीं? 15 मिनट, आधा घंटा। हाँ, बाइक से आप आती हैं तो मतलब मैं भी किसी तरह का वो नहीं रहता दिक्कत, अपना आना है, साधन है। भाई ऑटो वाला तो भाई पहले तो ये मिला के चलते हैं कि रास्ता में मिलाते भी चलते हैं कि भाई भगवान करे जल्दी मिल ही जाए, खड़ा ना होना पड़े। तो आपको समझ में आया आप लोगों को कि कैसे ये बाइल जूस बना, पीतरस। देखा जाए ये पीतरस क्या काम कर रहा है भाई? हेपेटोसाइट्स, हेपेटो की स्पेलिंग HEPA है क्या कि HAPATO है? बताओ, ठीक है ना? PA तो H के बाद E होगा। हाँ, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा जी, वहाँ पर भी सही कर लीजिए, HEPATOCITES, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स सेल। इरेज किया जाए। मैंने इससे पहले कल बताया था, यकृत एक ऐसा शरीर का ऑर्गन्स है जो 1000 काम करता है, नहीं कई सारा काम है हमारे शरीर के अंदर। ये ना रहे तो पहला पार्ट जैसे आप हार्ट ब्रेन को देखते हैं वैसे आप लीवर को भी देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हमें मिल गया क्या, बाइल जूस। आपको पता है कि ये जो यहाँ पर हम लोगों ने फूड को रखा था, यहाँ रखा था, जो काइम के रूप में बदल चुका हुआ था। तो जो ये फूड है, इस फूड में क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अभी होगा या नहीं होगा? होगा। और ऐसा तो नहीं अभी पूरा पाचन तो छोटी हाथ में होगा, अभी तो डुडेनम पास पहुंच रहा है, फिर जाएगा अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो फैट है, क्या है ये, और इसी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन करेगा कौन, बाइल जूस। तो जो यहाँ काइम के अंदर फैट है, इसी को पाचन कौन कर रहा है, बाइल। तो आपको ये पता है कि फैट में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक कीड़ा याद कर लेना, विटामिन KEDA, कीड़ा हुआ नहीं, कीड़ा।
तो विटामिन के, ई, डी है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो क्या यहाँ पर ये विटामिन भी तो है, तो इस विटामिन को भी क्या कर रहा है बाइल जूस इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस चालू किया है, यानी अवशोषण कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काइम के अंदर जो फैट है उसको पचाने का काम कौन कर रहा है, आपका काइम के अंदर जो विटामिन में घुलनशील जो विटामिन है, फैट में घुलनशील विटामिन है कीड़ा जो KED है, उसको भी अवशोषण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बाइल। मतलब बाइल जूस का एकमात्र मेन काम हम देख रहे हैं, तो किसको पचा रहा है, किसको, फैट को। दोनों तो फैट ही है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन हो या फैट में मिली विटामिन हो या फैट हो, तो बाइल जूस का मेन कारण किसको पचाना है, फैट। अब यहां देखिए थोड़ा सा लिखिएगा, तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस फैट को पचा रहा है, और फैट को पचाने के लिए एंजाइम आप लोगों को पहले बताया गया है। पहला एंजाइम देखिए तो एक लाइपेज, पहले बता चुके हैं आप लोग को, लाइपेज एंजाइम। दूसरा हम लोग देखिए तो ये बाइल जूस। तीसरा देखिए तो वो पैनक्रिएटिक जूस जो तीनों का पाचन कर रहा था, याद आ रहा है आप लोग को। तो ये लाइपेज जो हमारे शरीर के अंदर जो पाचन कर रहा है लगभग 10 से 20%, अप्रोक्स बोलो तो 10 से 20%। बाइल जूस जो है कर रहा है 60 से 80%, और यहां पर पैनक्रिएटिक जूस कर रहा है जो यहां पर 10 से। तो आप देखो जो फैट का डाइजेशन है, जो फैट का डाइजेशन है सबसे ज्यादा कौन संभाला है, कौन संभाल रहा है, बाइल जूस। अब यही रीजन क्या है, कभी इंसान का पित्ताशय के अंदर पथरी हो गया, तो पथरी यानी स्टोन हो गया, तब कहता है तो भाई उसको गलाना बहुत मुश्किल है। स्टोन को गला ही जा सकता है, गलाना बहुत मुश्किल है। जब बहुत मुश्किल है तो एक लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन होता है। तो जो हमारा लिवर है, ऐसे बाइल जूस मतलब कह रहे हैं गॉल ब्लैडर जो है, पित्ताशय है, ऑपरेशन के दौरान इसको काट दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है, इसको काट के हटा देगा। जब हमारे शरीर के अंदर गॉल ब्लैडर पित्ताशय ही नहीं है तो क्या वो फैट का पाचन होगा। बट जो बाइल जूस करता था वो नहीं करेगा। मतलब मेन जो पाचन कर रहा था फैट का सबसे ज्यादा मात्रा में वो नहीं है, जो थोड़ा बहुत कर रहा था वो है। जो अब बारात जाते थे 8-10 पूरी बड़ा खा लेते थे, अब आपको 1 से कम ही खाना इसलिए है क्योंकि भाई 1-2 ही पच पाएगा, और ज्यादा हो गया तो फिर आपको अलग अलग तरह की परेशानियां। तो इंसान को जब हो जाए पित्ताशय में एक मतलब स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ज़्यादा यही मतलब लोग सक्षम समझते हैं या डॉक्टर यही करता है, तो काट देगा उसको, अलग कर देगा। और जब अलग हो गया तो भाई यही नहीं है, और इसका मेन काम क्या है, फैट का, और फैट का पाचन। अब तो ये करेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा में कौन कर रहा है, बाइल जूस। इसको बनाइए, उसके बाद एक एक लाइन लिखवाते हैं। बात समझ में आई, बाइल जूस, ठीक है, बनाए। थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा। स्टोन तो कहीं हो जा रहा है, किडनी में, यूरेटर पाइप में, अलग ही। स्टोन के लिए आप एंटीबायोटिक भी नहीं खा सकते हो, जो अंग्रेजी दवाई कहते हैं। रीजन, पथरी हो गया स्टोन, वो उतना तगड़ा है तो उतना तगड़ा दवा भी खाना होगा। आप सुनेगो 500 mg तक का पावर का दवा, और जितना पावर का दवा होगा उतना ज़्यादा आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इंसान मतलब एक जहर खा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो उसको वहाँ पर भी, तो कई बार लोग इसको हेम्योपैथिक और देखना स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेद हेम्योपैथिक। ज़्यादातर हेम्योपैथिक में ही अच्छा खासा ये चीज़ें होता है, क्योंकि मैंने लाइव प्रूफ देखा। लेके गए थे लाड साहब जी को, तो यहीं दिलदार नगर में बहुत ज़्यादा महंगा 3-4 हज़ार तक का दवा मुझे बताया था। हमने कहा कि हम हेम्योपैथी का दवा कभी 4,000 का सुने नहीं हैं, हम 200, 400, 500 तक मैक्सिमम। वो बोला नहीं लगेगा भाई, और इतना बड़ा बड़ा दिया, 8-10 वो शीशे में दिया करके मतलब बना के, और वो दिया। हम बोले यार क्या दे रहे हो, बड़ा ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस वगैरह टीबी का मरीज तो है नहीं, तो कह रहा खाना पड़ेगा। हम कहा अच्छा। जब इंसान खाया तो आराम था नहीं, तो जब जब पेन कर रहा तब तब फ़ोन कर रहा है लोग, और क्लास में मतलब ट्यूशन है, पेन कर रहा। हम कहें ठीक है देखा जाएगा। उसमें इंसान कुछ कर क्या सकता है कि कहें ठीक है देखते हैं। तो बोल रहे कि नहीं पेन कर रहा है। बोले ठीक है भाई, मतलब अब क्या ही करो। तो पता किया जाए तो फिर कहा गया कि नहीं पेन किलर दवा ले लो या इंजेक्शन ले लो। जब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है तब याद पड़ता है ये तकलीफ़ें हैं। पहले इंसान को अपना खान पान सही करना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ें खाना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। जब वैसा पड़ जाए तब लोग को याद करना है, अपना परेशान, बगल वाला परेशान, घर परिवार अलग परेशान। एक इंसान को परेशानी से 3-4 लोग फंस जा रहा है। उससे बढ़िया है कि तुम पहले ठीक हो जाओ। तो 2 दिन के बाद मतलब दवा में थोड़ा इफेक्ट आने लगा, और 1 सप्ताह के अंदर वो स्टोन यूरिन के द्वारा निकल गया। तो कह रहे हैं कि राहत है अब। तो लगातार 2 बार निकला, और उसका साइज बहुत बड़ा था, 7 mm का। 5 mm से बड़ा होता है तो लार्ज साइज माना जाता है, 7 mm। और बहुत मतलब गलत यूरेटर पाइप में था, जो मूत्र नली है वहाँ पर, और ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। कई बार यहाँ यूरिन के द्वारा ब्लड निकाल सकता है, तो बड़ी समस्या। तो पता करते करते पता चला कि यहाँ पर ऐसा है। और पहले तो हम गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, जो क्लिनिक था उसका, तो हमको देख के पूरा डिमोटिवेट एकदम हो गए। कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा क्लिनिक है जहाँ एक भी कस्टमर नहीं है, क्या ठीक कर रहा होगा मरीज को। तो पहले तो हम पूरा एकदम शंका में, कैसे ठीक करेगा। तो ले गए थे 1-2 लोग, तो बोले अनवर भैया कैसे ये आपको कुछ, हमको है कि 4,000 बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान ठीक हो जाइए सबसे बड़ी बात है। तो मिलाने लगा इंसान की नहीं क्या हो, नहीं है लिया जाए, नहीं लिया जाए। फिर कहा जाए कि भाई विचार बना के ले लो एक बार, क्या ही दिक्कत है। जब एक बंदा ठीक होके गया है, ज़्यादा mm का है, तो हो सकता है ठीक हो जाए, दूसरा ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। तो लिया, फिर उसके बाद सही हो गया। और सबसे बड़ी लापरवाही होता है, कभी भी इस सब चीज़ का दवा खाओ तो जब ठीक हो जाए तो एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ। हाँ, आप सुरक्षित हो जाओ ना, निश्चिंत। अब फिर पता नहीं कि हाँ निकल गया, निश्चिंत ठीक ही ना है, अब फिर हो जाएगा तो फिर पकड़ेगा आदमी को, फिर परेशान करेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं समझ में आता इंसान को। जब तकलीफ आता है तो अब सब दुनियादारी, हाँ, तभी तो याद आता है। तो इंसान को पहले से क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए हर तरीके से। ये समझ में आया आप लोग को। अगला देखा जाए तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी पित्ताशय में लिखो। पित्ताशय में जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो ऑपरेशन के द्वारा इस पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। जब पित्ताशय में एक स्टोन यानी पथरी हो जाती है तो ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय को निकाल देती है, जिसके कारण फैट के पाचन में कमी आ जाता है। मेन कारण तो यही है, जिसके कारण फैट के पाचन में कमी आ जाता है। इस कारण से वो मरीज को भाई थोड़ा सा तला हुआ चीज़ें अब कम खाओ, और 2-3 साल नहीं, जब तक तू जिंदा है तब तक खाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो जाता है कई बार, पता है कैसे, जैसे एक पालक वालक खाते हो तो देखो छोटा छोटा उसमें बीज होता है, या फिर टमाटर में देखना बीज होता है, बैगन में बीज होता है। तो कभी कभी वो जो बीज नामक चीज़ें खाते हैं तो वही जाके फंस जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, वही जाके धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेता है। छोटा है तो दवा से गल जाता है, तो कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है इंसान को,
ऑपरेशन तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, पहले जैसा शरीर रहेगा नहीं। बताएं आप लोग को, कोई भी चीज़ का ऑपरेशन कराओ, जो चीज़ ये टूट गया फिर से इसको जोड़ोगे तो क्या नॉर्मल हो सकता है? बस वही चीज़ है। तो भाई दवा से नॉर्मल ठीक हो जाए तो बाकी बहुत बढ़िया है। अब आगे हम लोग लिखते हैं इस बाइल जूस का केमिकल फॉर्मेशंस क्या है, कंपोजिशंस क्या है। तो लिखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, है ना जी। मतलब पित्त रस का रासायनिक संगठन क्या है या यौगिक क्या है, इसके बारे में देखना चाहेंगे। तो पहली बात तो यही होगा जी जो आप देखते आ रहे हो, वाटर प्लस म्यूकस। जब तक लसलसा बनेगा नहीं, पल्पी नहीं बनेगा, तब काम नहीं चलेगा। दूसरा देखा जाए इसी के अंदर तो मिल जाएगा बिलीरुबिन, या फिर कह सकते हैं दूसरा हम लोग बिल साल्ट, बाइल साल्ट, जिसको बोल सकते हैं पित्त लवण, पित्त लवण। और ये पित्त लवण में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सोडियम पोटेशियम एलिमेंट देखने को मिलता है। तो दूसरा क्या मिलेगा हमें बाइल जूस के अंदर? बाइल साल्ट, पित्त लवण। तीसरा देखा जाए तो बिलीरुबिन, जो अभी हम लोग देखे बिलीरुबिन। चौथा देखा जाए तो बिलीवर्डाइन, बिलीवर्डाइन। पांचवा देखा जाए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलेगा? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ चीजें मिलेंगे तब जाके क्या का निर्माण हो रहा है? बाइल जूस का। तो इससे रिलेटेड कुछ एक डिजीज को भी देखते हैं। आप पीलिया रोग को सुने हो, जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोला जाता है ना, सुने हैं? देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए जिम्मेवार ये बिलीरुबिन होता है। जब हमारे शरीर के अंदर इस बिलीरुबिन, मतलब ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा, तभी जाके एक डिजीज होने लगता है जिसको बोलते हैं पीलिया, यानी जॉन्डिस, जॉन्डिस ऐसे लिखते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। और यही जॉन्डिस आप देखना, जहाँ जहाँ आपकी चीज़ें वाइट है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा पीलापन देखने को मिलेगा। लाइक आँखें, लाइक ये, या फिर वो पैर के नीचे वाले या नाखून वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये हो क्यों रहा है? किसकी संख्या बढ़ रही है? अच्छा, इसके बिलीरुबिन की संख्या कब बढ़ेगी बताओ? इसके पीछे का रीजन क्या है? जब आरबीसी का डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि आरबीसी जब जब मरेगा वहाँ से हीमोग्लोबिन सेपरेट होगा और वहाँ से फिर आपका कौन आएगा? हेपेटोसाइट सेल आएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डाइन बना रहा होगा। तो जब जब आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ रहा होगा या फिर डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण से बिलीरुबिन भी ज़्यादा, और जब बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो कौन सी बीमारी आ रही है? और यही जॉन्डिस का आप समय के साथ इलाज नहीं कराओगे तो आगे बन जाएगा हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं इसको? हेपेटाइटिस। लंबे समय तक आपका ये ऐसी पीलिया बना रहा, जॉन्डिस बना रहा, तो आपको हेपेटाइटिस। और भारत में हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई करके होता है, तो भारत में बहुत ज़्यादा कौन सा देखने को मिलता है? हेपेटाइटिस बी। बहुत खतरनाक रोग है ये हेपेटाइटिस बी। जब दिमाग में वगैरह चल जाता है तो हरा और पीला रंग का फेस वगैरह होने लगता है। तो क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है। दूसरा एक देख लो डिजीज, ये बिलीवर्डाइन जो है, ये बिलीवर्डाइन जाएगा हमारे ब्लड में। भाई ब्लड में ही तो आएगा, लिवर क्या करेगा? ब्लड में लेके आएगा। जब ब्लड में लेके आएगा तो ब्लड को छानने का काम कौन कर रहा है?
किडनी, वृक, किडनी, किडनी ऐसे लिखते हैं, तो किडनी हुआ वृक। अब ये वृक का काम यही है, किडनी का काम है कि भाई ब्लड के सिवा कोई भी चीज आएगा तो हम उसको अलग कर देंगे, कहता ये है, क्योंकि ओनली किसको हम पचाएंगे, मतलब पचाएंगे कह रहे हैं कि किसको फिल्टर करेंगे, ब्लड को। तो अब ये किडनी क्या कर रहा है, फिल्टर करेगा, क्या कर रहा है ये, तो फिल्टर करके इस बिलीवर्डाइन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, NH3, जिसको बोलते हैं अमोनिया। और ये अमोनिया आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ये कन्वर्ट, अच्छा अमोनिया नहीं कन्वर्ट होगा, एक मिनट रुक जाएगा, बिलीवर्डाइन ये कन्वर्ट हो जाएगा मे बी यूरेसिल में, देखो यूरेनिल, यूरेनिल है ना, तब यूरोक्रोम हो जाएगा, देखो यूरेनिल है, हैं, देखो नोट्स बनाई थे कि नहीं, यूरेनिल है ना, देखो यहाँ पर, अरे लड़की तुम लोग यहाँ पर देखो, तो हाँ ना बोलना चाहिए ना। तो बिलीवर्डाइन कहाँ गया, ब्लड में, वो हम बता दिए थे उसका प्रोटीन वाला, तो कहाँ चला गया, ब्लड में, ब्लड गया क्या, कहाँ पर, किडनी के पास, फिल्टर कर रहा है, और ये ब्लड को क्या कर रहा है, तो भाई ये किस में कन्वर्ट करेगा, क्या बताएंगे, यूरोब्लिन, यूरोब्लिन, यूरोब्लिन में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूरोब्लिन। और यही यूरोब्लिन आगे जाके यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, और यही यूरोक्रोम के कारण जो पीलापन आता है हमारे यूरिन के अंदर, हमारी यूरिन कई बार देखते हैं वो कैसा आता है, येलो। रीजन क्या है येलो होने का, ये बिलीवर्डाइन गया ब्लड में, किडनी फिल्टर किया और यूरोब्लिन कन्वर्ट किया, और यूरोब्लिन से किस में कन्वर्ट हो गया, यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम के कारण हमारी यूरिन कैसे होने लगा, येलो। रीजन क्या है कि ये येलो तभी बनाएगा जिस मात्रा में हमारा बिलीवर्डाइन होगी, लेकिन काफ़ी येलो, टू मच येलो हो रहा है, इसका रीजन हम पानी का कम सेवन करेंगे तो और भी काफ़ी क्या होगा, येलो हो जाएगा। तो आप देखिएगा कई बार जॉन्डिस होने में आपकी यूरिन भी येलो काफ़ी होती है, ये भी रीजन देखने को मिलता है। तो पानी का ज़्यादा सेवन करना होगा, किसका ज़्यादा सेवन करना होगा, जैसे मान लो कोई कलर है, येलो कलर चाहिए, तो आप इसमें पानी डाल दोगे तो क्या येलो डार्क होगा या फीका हो जाएगा, वही बात है। आप पानी ज़्यादा पियोगे तो यूरिन की मात्रा जो है या फिर यूरिन की जो कलर है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कम पी रहे हो तो एक बिलीवर्डाइन तो येलो कलर दे ही रहा है, और पानी से हम क्या कर रहे हैं, कम पी रहे हैं, तो ज़्यादा येलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये रीजन है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यूरिन में पीलापन किसके कारण होता है, तो कहेंगे यूरोक्रोम। अब कैसे बना ये पता चला आप लोग को, यही बिलीवर्डाइन, ब्लड, किडनी, यूरोब्लिन और यूरोक्रोम, बस इस तरह से इसको बनाए, साफ साफ सुथरा सुथरा बनाए। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, बाइल साल्ट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डाइन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इस जॉन्डिस पीलिया में भी बड़ा परहेज होता है, तेल नहीं खाना है तो हल्दी नहीं खाना है, तो हई नहीं खाना है, हव नहीं खाना, सुने हो कि नहीं आप लोग, हमारे साथ बीतल है तो हम जानते हैं। बड़ा ओकरा में खाली मार भात खिलाता है लोग, मांठा पीने के लिए देता है, और घर वाले लोग उसमें एक बड़ा देसी इसका इलाज है कि सर्दी हो जाए तो ठीक हो जाता है, सुने हो कि नहीं, सर्दी, हाँ। तो हमको 12-12 एक बजे रतिया को जगा के इंसान सुतल है, अमरूद खाओ, बर्फ वाला पानी पियो, और ताज़ा खाना बना के बासी करो, उसको फ्रिज में रखो, और उसी रात को पानी चावल खाओ, ये सब कराया गया, लेकिन इस सब से कुछ नहीं हुआ। लास्ट में लोग लेके गया, कह रहा है कि वो मिलता है इसे करके जड़ी बूटी जैसा, उसी को नाक में सूंघाना होता है और उससे सर्दी, और वही 2-4 रुपये का सामान और सर्दी ला दिया मुझे, और घर में एकदम खुशी का माहौल। अरे देखो यार 5 रुपये का सामान कर दिया, ये इतना चीज़ नहीं कर पा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो गए थे झाड़ फूक के पास लेके गया लोग,
अब वो क्या कर रहा है कि एक कटोरा तेल ले लिया एकदम सरसों का, और घास कबार के लाया, एकदम दूध वाला जो घास होता है, नहीं होता है पतला पतला ऐसे करके, हाँ ऐसा दूध वाला घास बोलते हैं उसको, लेके आया, बोल रहा है बैठो। हम कहें ठीक है। कुछ लेडी करके थी वो ओझा सो गई। अब वो गई आई लेके, और पता है एकदम ऐसे ऐसे जैसे हल्दी लगाया जाता है शादी ब्याह में, वो इसे एकदम थोप रही, ऐसे एकदम पैरवा पे हेजा हेजा कपड़ा पे। हम कहें कहाँ है शरीर के अंदर, तू बाहरी से कर दोगे ठीक, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं जाएंगे। 3 बार 4 बार हम कहें नहीं जाएंगे, घर वाला इतना ताना मारेगा, कहीं नहीं जाओगे, दुखवा दिया है तू हमरा को ढाले, हई हऊ फलान ढेकान सब करके रख देता है लोग, समझ में आ रहा कि नहीं? तो जाना है तो लोग लेके गया, और हम देख के एकदम तन रह गए वहाँ पर, ऐसे ऐसे कर रहा है। हमको पता है कि तोर से कुछ नहीं होगा, लेकिन भैया घरे वाला का बतिया रखना है कि जाके हम आ गए, देखो उसका भी तो रखना है ना कि नहीं गया है। तो ऐसे ऐसे कर रहा है और कुछ पैसा ले रहा है। हम कहे ठीक है भाई, तो खाली बतिया रखने के लिए इंसान आया है। और लास्ट में किया कौन? वही छोटा सा खच नाक में सुंघाया लोग, धीरे 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 उसको सर्दी कर दिया। ये चीज़ तक हो पाया, ये तो बड़ा दिक्कतें होता है जी। ये समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ा जाए हैं? अब देखते हैं हम लोग लीवर का कार्य। कुछ लीवर का कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीवर का कार्य ऐसे हजारों की संख्या में है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य को देखें जो हमारे शरीर में मेजर रूप में कर रहा है, बड़े पैमाने पर कर रहा है। तो लिखेंगे लीवर का कार्य, हमारे शरीर में लीवर का कार्य। एक एक करके समझते हैं। हमारे शरीर में लीवर का, और आज भी इंसान ये सब अंधविश्वास पे खूब सारा भरोसा करता है। ज़्यादातर मैं बताऊं पुरुष ना करके महिलाएं ही करती हैं, पता है कि नहीं बताओ? अंधविश्वास पे बहुत कम पुरुष करता होगा। देखना पुरुष तो एकदम फटकार के बोल देता है, जैसे आप लोग के पिताजी लोग, लेकिन माताजी लोग को बहुत ज़्यादा बिलीव होता है कि नहीं है? बट वही फिर गार्जियन तंग हो गए, कहता है ठीक है आपकी बात रखना ही है, चल ही जाते हैं, क्या ही कर सकता है, नहीं तो पता नहीं कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब महिला लोग का सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये है कि जब खाना दे देती हैं वहीं पर बैठ के एकदम बहुत, उस समय नहीं बोलना चाहिए, बड़ा ख़राब चीज़ है। अब इंसान खाना खा रहा है वहीं पर एकदम बकर 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 बकर, भैया बाद में आप बोलना, बाद में बातें कर लेना, ऐसी ऐसी समस्या, वहीं बैठ जाएंगी लोग, चल रहा है, ऐसा होता है नहीं होता है तो अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल ना करेंगे ऐसी चीज़ें। चलो देखो यहाँ पर देखते, पहला वर्ग इसका देखा जाए तो एक डिटॉक्सी फैक्टर आप लोग को बताए होंगे नाम, कब बताएं आप लोग को? जब सेल पढ़ा रहे थे ऑस्मोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है? उस समय बताए थे कि हमारा लीवर के साथ ये SER मिलकर एक डिटॉक्सी फैक्टर के जैसा काम करेगा, जो सूक्ष्म ऐसे वैशाली पदार्थ, वैशाला मतलब हम क्या बोले, तो विषैला, अरे ठीक है वही बात है ना, कैसे नहीं हुआ विषैला? अच्छा पॉइजनस हो गया, पॉइजनस जहरीला, ये ठीक है। तो वो जब शरीर में ले रहे हैं तो SER आ रहा है और लीवर के साथ मिलकर उसको खत्म, लेकिन वही आप ज़्यादा मात्रा में कह रहे हैं कि ना हम सल्फास की गोली पिएबे करेंगे, खइबे करेंगे, जो भी है, तो भाई तोरा मरे ला तो मर, तो लीवर अपन क्षमते भर ना करेगा। सल्फास का गोली आता है पता है ना सल्फात का गोली हो जाएगा, या फिर फिनाइल होता है जो ओ तो जान रहा है कि वो मरे वाला है तो कहीं ले देगा। तो कई बार इंसान सोचता है उसी चीज़ को खा लेता है। ज़्यादा मात्रा में लोगे तो भाई लीवर अपनी क्षमता पर ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में लोगे तो वो तो चीज़ों को कंजम्पशन कर जाएगा, डाइजेशन कर जाएगा, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई विषैला पदार्थ को ले रहे हो तो उसको मारने के लिए काम कौन कर रहा है? लीवर। अब ये लीवर ही नहीं रहे, अब थोड़ा भी जहर ले रहे हो तो वो जहर का शरीर में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लीवर है तो उसको क्या कर दे रहा है? पचा दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे डिटॉक्सी फैक्टर।
डिटॉक्सी फैक्टर। कैसा काम कर रहा है? तो यहां लिख सकते हैं सूक्ष्म विषैला पदार्थ, सूक्ष्म विषैला पदार्थ को पाचन एवं क्या होता है? अरे भैया मतलब पॉइजन समझ में आया कि नहीं? जहर ये वाला सा ऐसा सा होता है, ऐसा सा होता है पॉइजन। तो सूक्ष्म विषैला पदार्थ को पाचन एवं क्या करता है? पाचन एवं ठीक कर देता है, अवशोषण कर देता है। पाचन एवं अवशोषण कर मतलब ठीक करने का काम है इसका। क्या करने का काम है इसका? ठीक करने का काम कौन कर रहा है? लीवर। कौन कर रहा है जी? लीवर कर रहा है। तो जो भी हम टॉक्सिन ले रहे हैं, जो जहर ले रहे हैं थोड़ा सा मात्रा में, उसको ठीक कौन कर रहा होगा? लीवर कर रहा है। दूसरा इसी में देखा जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं जब आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, लिखना कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम। जब हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो लीवर का क्या काम है? लीवर क्या कर रहा है? इसे ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। कहाँ में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? लीवर। पहला। दूसरा काम यही हो गया कि जब हम अपने शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम मात्रा में। तो कार्बोहाइड्रेट एक उसका छोटा फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को लीवर किस में कन्वर्ट कर देगा? और आपको ये पता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज एक ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। और कहाँ पर होता है? लीवर में। कहाँ होता है? और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में जमा होता है। ग्लूकोज जो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ये क्लियर हुआ? दूसरा। तीसरा इसमें देखा जाए तो एक्सेस मात्रा की जब हम क्या लेंगे? प्रोटीन। क्या लेंगे जी? मतलब मैक्सिमम जब प्रोटीन ले रहे हैं, हालांकि हमें प्रोटीन जो लेना चाहिए लगभग 60 से 70 ग्राम पर डे। एक बार हम लोग देख सकते, मतलब ये एडल्ट के लिए है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो ठीक ठाक है, वेट मतलब 50-60 है उनके लिए, तो 60 से 70 ग्राम लेना चाहिए। इससे ज़्यादा लेते हैं तो अलग अलग तरह के तकलीफ़ें आएंगी। जैसे मान लो कोई एकदम दबा के खा रहा है भाई, 150 ग्राम ले लिया तो समस्या तो जेन्युइन आएगा ही आएगा। तो भाई जो हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, इसी प्रोटीन को लीवर क्या करता है? इसके सबसे छोटे पार्ट जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में तोड़ता है। इस एमिनो एसिड जो है, ये जो एमिनो एसिड है ये जाके आगे टूट जाता है अमोनिया। किसमें टूटेगा? अमोनिया यानी NH3। और ये अमोनिया आगे जाके जो टूटेगा यूरिया, यूरिया यानी यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। यूरिया यानी यूरिक एसिड, वही बोलते हैं। यूरिक एसिड यानी अम्ल। लगभग NH2CONH2 होता है। और आपको पता होगा कि यही यूरिक एसिड जब जाके जॉइंट में जमा हो जाता है तो लोगों के जोड़ों में पेन आती है। तो उनको सबसे पहले कहो भाई तुम पहले अपना प्रोटीन की मात्रा कम करो, क्योंकि वो जोड़ का पेन, ये यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा? देखो एक्सेस मात्रा क्या है? प्रोटीन।
और यही किस में कन्वर्ट, यही फिर क्या बना, यही क्या बन रहा है। तो उनको बोलो कि भाई आपका शरीर अब उस लेवल तक नहीं है जो वो प्रोटीन को सह सके, तो प्रोटीन की मात्रा क्या करिए, कम। प्रोटीन की मात्रा क्या करना होगा, तो जो भी यूरिक एसिड से समस्या है उनको कहा जाए कि भाई थोड़ा प्रोटीन क्या करो, कम कर दो अपने शरीर का। तो यहाँ जब प्रोटीन कम लोगे, एमिनो एसिड कम बनेगा, अमोनिया कम बनेगा, यूरिक एसिड कम। तो मेन जो जॉइंट में पेन, ये ना ओल्ड एज लोग को होता है, जो मतलब ज़्यादा एजेड लोग हैं ना, 50-60 वाले के हो गए हैं, वो भी दबा के प्रोटीन खा रहा है। तो भाई अब वो शरीर ढांचा उस लेवल तक तो नहीं है ना, जिस पहले था 18-19 में जो आप पाचन कर पा रहे थे, अब तो वो नहीं है, अब तो ज़्यादा ले रहे हो। तो वही जाके कहाँ पर अब जम जा रहा है, जॉइंट में। कहाँ पर जमेगा, अरे जहाँ जहाँ जॉइंट होता है बोन्स का, वहाँ जम जाएगा और फिर क्या करेगा, पेन करेगा। क्या करेगा वो, पेन करता है। ये बातें लिखिए। एक्सेस प्रोटीन, एक होता है ग्लाइसराइड, ग्लाइसराइड करो इसको, हुआ। तो समझ में आई यूरिक एसिड कैसे बन रहा है, ये क्लियर हुआ। इरेज किया जाए इसको। चौथे नंबर में हम लोग देखें, जब हम लोग मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो एक तो हम लोग देखें कि एक चीज किस में टूट रहा था, वो ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन। बट एक होगा यही कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है तो ग्लाइसराइड में हो जाता है। ट्राईग्लाइसराइड लिखा है, देखो ग्लाइसराइड है कि ट्राईग्लाइसराइड है, ग्लाइसराइड। तो ये ट्राईग्लाइसराइड में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, ट्राईग्लाइसराइड। और ये ट्राईग्लाइसराइड जो है यही हमारे शरीर में क्या लाएगा, मोटापन लाएगा, है ना। क्या लाएगा, ये मोटापन लाएगा। तो ये चीज चौथा में देखेंगे। पांचवा हम लोग देखिए अपने शरीर में, तो ये विटामिन्स, ये विटामिन ए का सिंथेसिस कर लेता है। विटामिन ए का क्या कर लेगा, संश्लेषण कर लेता है। विटामिन ए का क्या कर सकता है, कौन, लिवर। अगला हम लोग देखें तो यहाँ विटामिन्स और खनिज, विटामिन एंड खनिज का, विटामिन एंड खनिज का संग्रहण होता है। क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। सातवां देखा जाए तो ये तापमान को भी मेंटेन करता है, तापमान को भी क्या कर रहा है, नियंत्रण। और आगे देखा जाए तो नेक्स्ट एक और है हैपरिन। हैपरिन नाम तो पहले भी आप लोग को जिक्र हुआ है। क्या यूज होता है बताओ हैपरिन का, रक्त का थक्का जमाएगा कि नहीं जमाएगा, नहीं जमाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ हैपरिन कौन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हैपरिन कौन कर रहा है भाई, लीवर। और सिर्फ लीवर ही नहीं कर रहा है, 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हैपरिन का सिक्रेशन करते हैं। पहला हम बोल सकते हैं बेसोफिल, याद आ रहा है। दूसरा यही बोल सकते हैं हमारी लिवर। तीसरा बोल सकते हैं लंग्स। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन्स या कौन सा चीजें हैपरिन का निर्माण नहीं करता है।
तो हेपरिन का काम क्या है? ब्लड का थक्का नहीं जमने देना। इसमें और कोई छूट गया है क्या, देख लो। विटामिन ए का संश्लेषण, कौन सा? हाँ, इसको लिख लेना, एंजाइम और हार्मोन को एक्टिवेट करता काम करने के लिए। अच्छा, एंजाइम और हार्मोन कुछ और नहीं, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो एंजाइम, हालांकि खास करके एंजाइम एंड हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट या एक्टिविटी करने के लिए ये सक्रियता काम में करता है। और कुछ नहीं छुटाना इसमें, बाकी मैंने लिखवा दिया टोटल। ऐसे 1000 काम हैं, लेकिन 1000 काम जानने की जरूरत आपकी, काम वही जानो जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आते हैं। तो ये हुआ लीवर की कहानी जो हमने समाप्त किया। अब लीवर के एक साइड में दिख रहा होगा पैनक्रियाज, अब उस पैनक्रियाज को समझते हैं। क्लियर? इरेज किया जाए इसको। तो पैनक्रियाज का लोकेशन तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ यही है पैनक्रियाज। तो टॉपिक में दीजिएगा पैनक्रियाज अग्नाशय। आइए समझा जाए ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय का क्या रोल है अपने शरीर में। अच्छा, बस अग्नाशय का हम लोग इमेज बनाएं, बस अग्नाशय का बनाएं, इसको यहाँ लेके आते हैं तो कैसा होगा? कुछ पत्ती का आकार का, ऐसे, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह से बना हुआ है। और देखा जाए ये पैनक्रियाज में छोटे छोटे नीचे ड्रॉपलेट्स हैं। ये ड्रॉपलेट्स हैं, इसका नाम जो है थोड़ा सा बताना, इसको आइसोलेट करके है। आइसोलेट, लैंगर, लैंगर क्या है इसमें बताओ? लैंगर हैंस, ओके। आइसोलेट लैंगर हैंस, इसको हिंदी में ही बोला जाता है लैंगर द्वीपिका। लैंगर हैंस द्वीपिका। और इसी छोटे से भाग को जब हम बड़ा करके देखें यहाँ पर, तो एक जो सेल है ये, हालांकि ये कई सारा सेल है ना, उसी को बोल रहे हैं लैंगर हैंस द्वीपिका। नाम याद रखना, आइसोलेट लैंगर हैंस, आइसोलेट लैंगर हैंस। ये लाखों की संख्या में होती है, लाखों की संख्या में होती है, लाखों की संख्या। बस इसी हम एक को उठा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और इसमें काफ़ी सारे प्रकार के सेल हैं। जैसे बोला जाए अल्फा सेल, काफ़ी टाइप के इसमें सेल हैं जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, लैम्डा सेल, और एक हो जाएगा गामा सेल। ऐसी गामा होता है, हल्का कम कर देना, गामा सेल। तो कुछ इस प्रकार के सेल इसमें होते हैं।
और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन्स है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सोक्राइन यानी बाहर, बाह्य स्रावी ग्रंथि, और इसको बोलते हैं एंडो का मतलब अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एक है, इसके अंदर दोनों नेचर है, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होगा एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि। जब एक्सोक्राइन में देखोगे तो लगभग 99% यही एक्सोक्राइन होता है, 1% में क्या है, एंडोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन में क्या हो रहा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या हो रहा है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि में एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में देखा जाए तो ये निकालेगा हार्मोन्स निकालेगा। क्या निकालेगा, और यही हार्मोन्स जो निकलेगा ये सेल के द्वारा ही निकाला जाएगा। देखेंगे इसको बनाया जाए तो ये तो एक कह देंगे द्विसंगीय नेचर का है, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो हमारे शरीर का ये पहला ग्रंथि है जो दोनों नेचर का है। इससे पहले आपने लीवर को देखा क्या, दो नेचर का? क्या आपने स्टमक को देखा, क्या माउथ को देखा? नहीं। तो पैनक्रियाज एज अ सिंगल ऑर्गन्स या सिंगल ग्लैंड दो क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों क्या प्रकार का है, नेचर है। एक बाह्य स्रावी ग्रंथि और ये क्या है, मतलब यहाँ एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन्स भी निकलेगा। आप नाम सुने होंगे, बहुत एक बेहतरीन नाम सुने होंगे, इंसुलिन हार्मोन या फिर शुगर की बीमारी सुने हो, उसी कारण होता है, मैं बताऊंगा। ये हो गया। तो पैनक्रियाज के बारे में कुछ लिखा जाए, मैं बोलूं, लिखोगे? लिखो। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो 92 ग्राम का होता है। 92। अच्छा, वो एग्जैक्ट में उसे 90 लिखा गया था, वही 91-92 ग्राम्स की होती है। यह द्विसंगीय प्रकृति का होता है। यह द्विसंगीय प्रकृति का होता है, जिसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। जिसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि उपस्थित होती है। कितना टाइमिंग का हो गया है? हाँ, कितना? बाह्य स्रावी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि उपस्थित होती है। क्लियर हुआ? अगला हम लोग देखते हैं, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है इस आधार पे क्या रिलीज कर रहा है, तो एंजाइम, और वो एंजाइम में एक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, और उस अग्नाशयी रस को हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक देंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि।
यह ग्रंथि एंजाइम का उत्पादन करता है या निर्माण करता है। सिक्रेशन को हिंदी में उत्पादन ही बोलेंगे ना, निकालता है। यह ग्रंथि एंजाइम को निकालता है, जिसमें अग्नाशी रस का निर्माण होता है। अर्थात इस एंजाइम के द्वारा अग्नाशयी रस का निर्माण किया जाता है। तो आइए इस अग्नाशयी रस के बारे में जानते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अग्नाशयी रस का क्या रोल है। तो अगला इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक दे सकते हैं, केमिकल कंपाउंड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। केमिकल कंपाउंड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। केमिकल कंपाउंड ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। तो ये कैसे बन रहा होगा। आपको ये भी पता है कि इसी अग्नाशयी रस के द्वारा एक कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है। फैट का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी पाचन होगा और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा। तो आइए यहाँ समझा जाए। पहली स्थिति में यहाँ जो मिलेगा H2O प्लस म्यूकस कह सकते हैं। उसके बाद लाइपेज, एक लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम हमने देखा अभी किसका पाचन कर रहा है जी? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। दूसरा यहीं पर देखा जाए तो एक मिलेगा ट्रिप्सिन। अच्छा, यहीं पर दूसरा आप देख लो ना, इंसुलिन। पहले क्या देखो, इंसुलिन। एक होगा लाइपेज एंजाइम हुआ। अच्छा, इंसुलिन यहाँ कहाँ है देख रहा है यार, वो हार्मोन है। दूसरा लिखो जी ट्रिप्सिन। आई रियली सॉरी, ट्रिप्सिन लिखो, ट्रिप्सिन। तो एक ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ये किसको पाचन कर रहा होगा? तो ये पाचन कर रहा है आपका प्रोटीन को। किसको पाचन करेगा? प्रोटीन को। ये प्रोटीन का पाचन करता है। एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। थोड़ा सा देख के बताना कौन सा एंजाइम लिखे हैं। एमाइलेज, हाँ एमाइलेज लिखना, वही बोल रहे। एमाइलेज एक एंजाइम है। एमाइलेज एक एंजाइम है। ये पाचन जो कर रहा होगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसी प्रकार से एक चौथा देखेंगे तो एक काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन। तो भाई काइमोट्रिप्सिन भी एंजाइम जो है किसका पाचन कर रहा होगा?
हाँ, प्रोटीन। प्रोटीन का, अरे प्रोटीन को ज़्यादा आवश्यकता होता है ना पचाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा जटिल होता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला हम लोग देख लें तो एक और है जिसका नाम होगा, बताओ उसका नाम क्या है? ट्राइप्सिनोग्लाइसेन। हाँ, अच्छा, ट्राइप्सिनोजेन लिखिए। वो भी किसका करेगा? अक्रिय प्रोटीन का पाचन कर रहा होगा। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5वें नंबर का ट्राइप्सिनोजेन ना जे एंजाइम। ट्राइप्सिनोजेन एंजाइम जो है ये अक्रिय प्रोटीन, मतलब इनएक्टिव, उतना एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव का पाचन करता है। तो ये कुछ रहा बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसमें एक जूस निकल रहा था जिसका नाम है पैनक्रिएटिक। और ये आप लोग को एक ऐसे बनाए होंगे, कुछ क्या बोलते हैं इसको, चार्ट ऐसे बनाए थे, तो आप नीचे बना लें और तीनों को इक्वल में दिखाएं। यहाँ फैट भी दिखाएं, यहाँ प्रोटीन भी दिखाएं, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी दिखाएं, और लिखे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, पूर्ण पाचन। तो पूछा जाए पूर्ण पाचन कहाँ हो रहा है, तो कहेंगे तीनों का पाचन कहाँ हो रहा है? पैनक्रियाज में। तीनों का पाचन कहाँ हो रहा है जी? पैनक्रियाज। अभी हम लोग काइम को वहीं पर छोड़े हैं, अभी अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। काइम अभी कहाँ पहुँचा है? डोडेनम में। अगला हम लोग देखेंगे इसका अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ तक हो गया आप लोग का, इरेज करें। तो अगला टॉपिक लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एक किसका निर्माण करेगा जी? हार्मोन्स का। किसका? लिखना है यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, यह ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करता है। यह ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करता है, मतलब उस पैनक्रिएटिक जो सेल है, अग्नाशयी कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने बताया एक सेल का नाम, पहला सेल मैंने बताया था अल्फा सेल। क्या बताया? अल्फा। और इस अल्फा सेल के द्वारा एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकोजन हार्मोन्स। क्या निकल रहा है समझिएगा। एक अल्फा सेल है और इसके द्वारा कौन सा? ग्लूकोजन हार्मोन। इस हार्मोन का काम यहीं लिख दिया जाए। हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में या ब्लड में, शरीर में शर्करा यानी शुगर, शर्करा यानी
शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, शुगर की मतलब एकदम चीनी चीनी कर दे रहा है, मीठा मीठा कर दे रहा है। शरीर की जगह ब्लड लिख लेना ना, क्या लिख लेना, ब्लड। वही चीज़ें है ना ब्लड। हमारे ब्लड में शर्करा यानी शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। तो पहला हार्मोन का काम तो क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन, शुगर की मात्रा को बढ़ा रहा है। दूसरा हार्मोन देखें तो एक हो जाएगा बीटा हार्मोन, मतलब बीटा सेल, और ये बीटा सेल निकाल रहा होगा इंसुलिन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जब शर्करा का सिक्रेशन कर रहा है तो हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जा सकता है इसको। देखो उसमें लिखा होगा हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन भी कहते हैं, लिख लेना इसको। इसी को हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला बीटा सेल की बात की जाए तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे शरीर या ब्लड में शर्करा के मात्रा को नियंत्रण करता है। क्या बोलेंगे, ये हमारे शरीर या ब्लड में क्या करेगा, ये हमारे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हमारे शरीर, बात बराबर है जी, हमारे शरीर में शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित कर रहा है, शुगर के लेवल को। अब सोचो कि ये इंसुलिन हार्मोन ही ना हो और ये खूब बनाए जा रहा हो तो क्या हम शुगर का पेशेंट नहीं होंगे, क्या हम मधुमेह से ग्रसित नहीं होंगे, मधुमेह से ग्रसित हो जाते हैं और बहुत ये खतरनाक बीमारी है। तो आपको पता होगा कि जब किसी को शुगर हो जाए तो उसमें जो इंजेक्शन लगती है यही इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है कि उसके शरीर में इंसुलिन जाए और जो शुगर बढ़ गया है उस शुगर को क्या करे, कम करे। पता ही नहीं चलता है इस शुगर में कब हाई हो जाएगा और कब, मतलब बहुत ये घातक बीमारी एक तरह से है। शायद अभी आप लोग को इसकी जानकारी है कि नहीं, सब चीज़ों को नहीं, मतलब थोड़ा खतरनाक माना जाता है ये, कब इसकी हाई हो जाए और कब इसकी पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये बड़ा घातक बीमारी माना जाता है और इसका मेन रीजन कौन है, इंसुलिन। कौन है, इंसुलिन होता है। कौन हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन। क्लियर हुआ। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन ये शर्करा को नियंत्रित कर रहा है इसलिए इसको रेगुलेटरी हार्मोन भी बोलते हैं, लिख लेना। इसी को एक नाम होता है एमाइलिन भी बोला जाता है, ये अलग अलग नाम से ही जाना जाता है जी। एमाइलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, और रेगुलेटरी हार्मोन, रेगुलेट कर रहा है ना उसको, रेगुलेट का मतलब मेंटेन कर रहा है ना, तो रेगुलेटरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। अगला तीसरा देखा जाए तो एक डेल्टा सेल, तीसरा देखेंगे कुछ इस प्रकार लिखते हैं डेल्टा। तो एक होता है ये सोमेटोस्टेटिन, ये कैसा एक हार्मोन को कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का ये निकाल रहा है। और ये सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन्स है ये काम क्या कर रहा है, हमारी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को कह रहा है भाई तू उठ जा, जाग जा और पाचन में लग जा। समझ रहा है। तो कहेंगे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, केंद्रिका तंत्रिका
तंत्र, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को विनियमित करता है पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन। एक चौथा जो है आपका ये अल्फा सेल, अल्फा गामा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इसको रहने देना है। बट 3 ऐसा सेल है जो 3 हार्मोन का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोजन हार्मोन जो हमारे शरीर या ब्लड में शर्करा को मात्रा को बढ़ा रहा है। दूसरा बीटा सेल जो हमारे इंसुलिन हार्मोन को निकाल रहा है और ये शर्करा को मेंटेन कर रहा है। तीसरा एक डेल्टा सेल जो है, डेल्टा बताए थे, लेम्डा बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ये तो समझ में बी जैसा तो ठीक है, हाँ इस सब में तो ये जो होगा जो लेम्डा या डेल्टा से, लेम्डा बताया था ना, लेम्डा जो सेल है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। भाई तू एक्टिव हो जा, पाचन कर किसको, फूड को। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आज हमने लीवर और पैनक्रियाज को देखा, एक कंप्लीट इसकी डाइजेशंस कैसे कैसे कर रहे थे। कल हम लोग आई होप कि उसको ख़त्म कर लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम अब बच गया छोटी आंत, डुडेनम, जुजेनम, इलियम, सीकम, कोलॉन, रेक्टम और एनस, अपेंडिक्स, ये सभी चीज़ें बचा है। कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक क्लास और चलेगा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपको ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ। ना आया हो तो ज़रूर अपना विचार साझा करें, जो दिक्कतें हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।